वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ अव्यय शब्द एक तो यदि है और एक तो है। यदि तो से जुड़े हुए हैं, तो शब्दों को जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ समुच्चय बोधक भी दो विकल्प में आ गए, वैधिकरण और समानाधिकरण। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद कर दिए जाते हैं, वैधिकरण समुच्चय बोधक और समानाधिकरण। यदि किसी वाक्य को जोड़ने के लिए कोई अव्यय शब्द अपने संयोजक शब्द के साथ आता है तब तो माना जाएगा वैधिकरण, और यदि अकेला शब्द ही दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए आ रहा है तो माना जाता है समानाधिकरण। तो यहां पर वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द माना जाएगा। मोस्टली ये जो हैं वो मिश्र वाक्यों में विशेषण आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, बच्चे पिताजी के साथ मेला देखने गए हैं। यहां रेखांकित पद है 7, इसमें कौन सा अव्यय माना जाएगा। तो यहां पर अपन देखें तो बच्चे पिताजी के साथ, देखो किसी भी वाक्य में अगर दो शब्दों को जोड़ने के लिए कारक चिन्ह के साथ कोई अव्यय शब्द आता है तो वहां संबंध बोधक अव्यय माना जाता है। तो यहां संबंध बोधक विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखो यहां पार्क और लोग, इन दोनों को जोड़ने के लिए के चारों ओर आ गया। वह छत पर काम करता है तो अधिकरण कारक हो गया, यहां पर यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं होता, पढ़ता तो है लेकिन पर पास नहीं होता, यहां समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आ जाएगा। बाप रे, इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो संबंध बोधक का यहां पर 1 नंबर विकल्प में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखें, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये 4 भेद इनके माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, नेताजी भाषण देते देते अचानक रुक गए। अब रुकने की ये शैली हो गई, जहां पर क्रिया की शैली, रीति, ढंग आदि को प्रकट करने के लिए अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां क्रिया विशेषण तो है ही है, क्रिया विशेषण के भेदों में पूछ लेता तो यहां क्या होता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखो यहां पर और शब्द भी अव्यय शब्द ही है, उफ भी अव्यय है, लाल एक विशेषण शब्द है। अब और तो ये समुच्चय बोधक हो गया, उफ विस्मयादि बोधक हो गया, लेकिन तेज शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बता सकता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, बालक तेज दौड़ता है, तो यहां दौड़ना क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण के रूप में तेज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वे शाम को कार से घर पहुंचे। तो पहुंचना क्रिया के स्थान का बोध कराने वाला शब्द हो गया घर, कार से साधन है और शाम को समय है। तो यहां पर शाम कालवाचक, कार से आने की शैली क्या है, किससे आते हैं, कार से आते हैं, कहां आते हैं, स्थान। तो यहां पर 1 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। यह पानी तो तेज बह रहा है, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यहां पर मोहन और सोहन को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी विकल्प यहां समुच्चय बोधक अव्यय शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं। पहले प्रश्न में ही मैंने बताया था, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिस अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में तो शब्द का प्रयोग निपात के रूप में हुआ है। देखो निपात भी एक प्रकार का अव्यय शब्द ही माना जाता है। वाक्य में किसी भी शब्द पर ज्यादा बल देने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है। पहचान का तरीका होता है कि इन अव्यय निपात शब्दों को अगर वाक्य में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाए, मतलब एक शब्द के बाद से हटाकर दूसरे शब्द के बाद रख दिया जाए, और ऐसा करने से वाक्य अशुद्ध न होता है, नहीं होता, लेकिन वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मुझे तो जयपुर जाना है। अब यहां पर तो शब्द जो इस मुझे पर जोर देने के लिए आ रहा है, मुझे तो जयपुर जाना। आपने मुझे कोई काम बताया कि सर आपको कल ये काम करना है, मैंने कह दिया भाई कल मैं तो जयपुर जाऊंगा, तो मैं के साथ मैं पर जोर देने के लिए तो शब्द का प्रयोग किया। आपने कहा जयपुर जा रहे हो तो और अच्छा काम हो गया, हमें तो जयपुर ही काम था, तो मैं कह दूं मुझे जयपुर तो जाना है। जयपुर तो जाना है। अब जयपुर को इंडेक्ट करने के लिए तो शब्द लगा दिया, लेकिन कब जाऊं कब नहीं जाऊं ये निश्चित नहीं है, और इसमें ये है मुझे तो जयपुर जाना है, तो लगाने से वाक्य में अशुद्धता नहीं आई लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में शब्द पर जोर देने के लिए प्रकट किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, अब निपात कहा जाता है। अब यहां पर यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो यहां ये तो शब्द आ तो रहा है लेकिन यदि के संयोजक के रूप में आ रहा है, इसलिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा। अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, तो अगर के साथ तो आ रहा है। उसे यही तो पढ़ना है, उसे यही तो पढ़ना है। अब यही तो पढ़ना है किसी विषय विशेष पर जोर देने के लिए तो शब्द लगा दिया, लेकिन अगर इसे ऐसे लिखें उसे तो यही पढ़ना है, वाक्य अशुद्ध नहीं हुआ लेकिन अर्थ में परिवर्तन आ गया, इसलिए सी विकल्प में यहां पर तो शब्द निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला देखें किस विकल्प में बहुत शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर के क्रिया के घटित होने के समय स्थान, मात्रा या शैली को प्रकट करने वाले शब्द माने जाते हैं। तो यहां पर वहां बहुत लड़के बैठे हैं, यहां पर लड़कों की संख्या बता रहा है, बहुत शब्द अनिश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा, ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। उसने बहुत बड़ा कार्य किया तो कार्य की विशेषता बताने के लिए आ गया। वह बहुतों को जानता है, ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द हो गया। लड़के बहुत दौड़े, अब दौड़ना क्रिया की मात्रा बताई जा रही है, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उसे पत्र के द्वारा सूचित कर दो। अब यहां से के का गायब कर दिया लेकिन सीधा सीधा आ रहा है पत्र के द्वारा सूचित कर दो, तो यहां पर संबंध हो गया पत्र के द्वारा सूचना, उसे और पत्र को। घर के सामने मंदिर है, घर का मंदिर से संबंध दर्शाने के लिए के सामने आ गया। बच्चे भीतर हैं, अब यहां पर ये कोई संबंध प्रकट नहीं कर रहा, बच्चे पिताजी के साथ मेला देखने गए, यहां भी संबंध है, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आए हैं, प्रयास करते रहो अन्यथा नहीं तो सफल न हो सकोगे। वह इसलिए, अब यहां पर इसलिए के साथ क्या आ गया, जिससे, तो दो आ गए तो व्यधिकरण हो गया, यदि तो व्यधिकरण हो गया, इसलिए यहां पर अन्यथा वाला विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। ए विकल्प यहां समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का है। अगला प्रश्न जी हां मैं वहां चला जाऊंगा, देखो विस्मयादि बोधक में जी हां आप वहां जा सकते हो, ऐसा अगर वाक्य आए तो अनुमोदन माना जाता है, और जी हां मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, तो स्वीकार बोधक अव्यय माना जाएगा। अगला प्रश्न है किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग किया है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल माना जाता है। तो यहां देखो ता होगा, इसलिए यहां पर 2 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्योंकि काल अगर आपको सही करने हैं तो कालों की विशेषता ध्यान में रखनी है, और काल का निर्धारण हमेशा क्रिया के आधार पर होता है, क्रिया के घटित होने का समय ही काल कहलाता है। तो डायरेक्ट आप वाक्य के अंत में जाओ, क्योंकि क्रिया शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, और कहां कहां क्या क्या नियम काम करते हैं उसके लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। आपको क्लास में बताया जाता है कि कौन सा नियम किस प्रकार से कार्य करता है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था,
था थे थी का प्रयोग जब वाक्य के अंत में होता है तो भूतकाल माना जाता है, पूर्ण भूतकाल माना जाता है। लेकिन बैठना और सोना क्रिया के साथ यदि हुआ था, हुई थी, हुए थे आ जाते हैं तो वहां अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। डी विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला, किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है? या, ये, ई, आ, ई, ए के बाद है, हूं शब्द आ जाते हैं तो वहां क्या माना जाता है? आसन्न भूतकाल माना जाता है। 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल, वही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो यहां रहा होगा शब्द आ रहा है, बच्चा आनंद पूर्वक सो रहा होगा, अपूर्ण या संदिग्ध वर्तमान काल यहां माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, ये सामान्य भूतकाल है। वह घर जा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, ये हेतु मत भूतकाल है। लेकिन मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, ये पूर्ण भूतकाल माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में हेतु मत यदि तो से जुड़ा हुआ वाक्य अगर भूतकाल की शर्त पूरी करता है तो वहां हेतु मत सावधानी बरतते, यहां यदि का लोप कर दिया अगले ने, यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, तो भूतकाल की शर्त है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए हेतु मत भूतकाल इसी में माना जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? मैं अपना काम कर रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, बी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे विकल्प में सामान्य भूतकाल माना जाएगा। अगला प्रश्न, रोहित गया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वहां संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूर्ण हुआ है? तो देखो, तत्कालिक रूप में कार्य पूर्ण होता है, वहां आसन भूतकाल भी मानते हैं। अब आसन भूतकाल यहां विकल्प में नहीं है तो फिर यहां सामान्य भूतकाल भी सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि तत्काल में काम होता है जहां पर है, हूं, था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता, वो सामान्य भूतकाल माना गया है। अगला प्रश्न है, हमने एक शेर देखा, देखने की क्रिया पूरी हो गई, आ, ई, ए, या, ई, ये आता है तो सामान्य भूतकाल रहेगा। अगला प्रश्न, वह हमारे साथ चलेगा, चलेगा मतलब अभी गए नहीं है अपन, चलेंगे, इसका मतलब भविष्यत काल है, और कैसा भविष्यत काल है? सामान्य भविष्यत काल, उत्तर यहां सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, ये वर्तमान काल का द्योतक है। और अपूर्ण वर्तमान मतलब क्रिया चल ही रही है, अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस शब्द का भी, अपूर्ण की जगह तात्कालिक आए तो भी विकल्प सही माना जाएगा। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल यहां उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? तो तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, ये विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का सही युग्म नहीं है? हलवाई, हलवाइन, नेता, नेत्री, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, मछली, मादा मछली नहीं होगा, मछली का तो नर मछली होगा, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता? नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, बाघ, बाघिन, लेकिन हाथ हथेली थोड़ी होता है हाथ का, इसलिए ए विकल्प परिवर्तित नहीं होगा। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो घोड़ा पुल्लिंग है, भालू पुल्लिंग है, आलू पुल्लिंग है। अगर पुल्लिंग पूछे तो सारे ए विकल्प हो जाएगा। भलाई, मिठाई, हलवाई, अब यहां हलवाई शब्द जो है वो पुल्लिंग आ जाता है, ये दोनों स्त्रीलिंग है, सभी अपने को स्त्रीलिंग देखने, इमली, ज्वार, चांदी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। साथी, हाथी, शक्कर, इसमें शक्कर स्त्रीलिंग है, बाकी दोनों पुल्लिंग है, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो व्यक्ति पुल्लिंग है, उपकरण भी पुल्लिंग है, लेखक भी पुल्लिंग है, लेकिन भाषा शब्द स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग और एक पर्याय स्त्रीलिंग होता है? तो गाय के तो लगभग सभी पर्याय जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, शेर के सभी पर्याय पुल्लिंग होते हैं, अर्क सूर्य को कहा जाता है, सूर्य के भी सभी पर्याय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ग्रंथ जो है इसका एक तो हो गया ग्रंथ, एक हो गया पुस्तक। ग्रंथ, ग्रंथ का पुस्तक, तो ग्रंथ पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग है। देखो आजकल परीक्षाओं में एक एक प्रश्न में दो दो तीन तीन चार चार प्रश्न डालकर पूछने की प्रकृति चल गई है, इसलिए यहां पर कवि का सबको पता है कवियत्री होता है, तो कवियत्री शुद्ध किस रूप में होगा? तो यहां पर कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री विकल्प वाला जो विकल्प है वो सही माना जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सुंदर का सुंदरी, 3 नंबर विकल्प है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहां पर तो पहला ही ऑप्शन स्त्रीलिंग है, इसलिए छोड़ दो। नींबू, दही, केला, ये कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, तीनों पुल्लिंग है। मंगलवार, अमावस्या और टोपी स्त्रीलिंग हो गए। पानी, ज्ञानी, ये दोनों पुल्लिंग है, लेकिन नानी स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए बी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो मंडल पुल्लिंग है, लेकिन सभा और संतान स्त्रीलिंग हो गए। हार स्त्रीलिंग है, टीका पुल्लिंग है, पायल स्त्रीलिंग हो गया। नथ स्त्रीलिंग, मूंगा, मोती ये पुल्लिंग में आ गए, लेकिन पीकदान, सौंदर्य और पक्षी ये तीनों शब्द जो हैं वो पुल्लिंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो देखो उल्लू पुल्लिंग है, केचवा पुल्लिंग है, भेड़िया पुल्लिंग है, लेकिन यहां देखें तो दीमक, जोंक और भीड़ ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, इसलिए स्त्रीलिंग वाला विकल्प ए उत्तर सही माना जाएगा। निम्न में से आ, ता, आइन, नी ये प्रत्यय लगने से युक्त शब्द होते हैं। देखो प्रत्यय वाले जो शब्द आए, तो अगर आपको ध्यान में भी नहीं आए कि ये क्या प्रश्न पूछ लिया, तो इन प्रत्ययों से किसी भी शब्द की रचना कर लो। जैसे आ लगाया, सुत के आ लगा दिया, सुता बन गया। ता लगाया तो सुंदर के ता लगा दिया, सुंदरता बन गया। आइन लगाया तो पंडित के आइन लगा दिया, तो पंडिताइन बन गया। इसी प्रकार नी लगाया तो शेर के नी लगाते ही क्या बन गया? शेरनी। अब ये प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बने, सुता भी स्त्रीलिंग है, सुंदरता भी स्त्रीलिंग, पंडिताई स्त्रीलिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, तो सारे शब्द क्या बनेंगे? स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। अगला प्रश्न देखें, आपा, आव, ये, दान, वही प्रश्न आ गया। आपा, आव, ये और दान ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन पुल्लिंग होने के साथ साथ एक वचन भी बनेंगे। जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा जोड़ आपा, बुढ़ापा हमेशा एक वचन में आता है। चुनना जोड़ आव, चुनाव एक वचन में आता है। सुंदर जोड़ ये, सौंदर्य एक वचन में आता है। फिर आ गया पीक दान, पीक जोड़ दान, पीक दान ये भी एक वचन में ही आता है। तो पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, दोनों विकल्प यहां सही उत्तर माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो वाहन एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। दर्शन एक वचन भी बहुवचन होता है। आंसू बहुवचन होते हैं, और आकाश जो है वो केवल एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो हस्ताक्षर बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, प्राण बहुवचन है, लेकिन भीड़ शब्द जो है वो एक वचन माना जाएगा। किस विकल्प में एक वचन का प्रयोग हुआ है? देखो किसी भी शब्द के आगे अगर गण, वृंद शब्द लगा देते हैं तो वो बहुवचन हो जाते हैं। यहाँ पर अच्छे लगा दिया तो ये बहुवचन रूप है, लेकिन मातृभाषा एक वचन रूप में प्रयुक्त हुई है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? तो तेवर बहुवचन है, आप बहुवचन है, अनेक बहुवचन है, लेकिन दुनिया एक ही है, एक वचन रहेगा। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से वस्तु व प्राणियों की संख्या का बोध होता है वो वचन कहलाता है। अब ये परिभाषा तो सही है वचन की, लेकिन ये परिभाषा केवल वचन है, अपने को बताना है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से बहु का बोध होता है
यह भी गलत बात है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु व प्राणियों की संख्या का बोध होता है, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो दया, क्रोध, ये दोनों भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। घी द्रव्यवाचक का है, इसलिए ये एक वचन में है। और बाल शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन व बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? प्राण तो हमेशा बहुवचन ही है, दर्शन भी बहुवचन है, दाम भी बहुवचन में आता है, लेकिन मुनि एक वचन और मुनियों बहुवचन में आएगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। इसलिए उपर्युक्त सारे सही हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसने असत्य कथन पूछा है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द बिना प्रसर्ग के एकवचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखना, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं वो बिना प्रसर्ग के एकवचन और बहुवचन में समान रूप से लिखे जाते हैं। तो यहाँ ये तो आकारांत पुल्लिंग हो गया, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हो गए, बचा क्या? बालक। तो बालक आ रहा है एकवचन हो गया, और बालक आ रहे हैं बहुवचन हो गया। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में एकवचन व बहुवचन का सही मेल है? देवी, देवियां, बात, बातें, याचना, याचनाएं, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, और चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। किस विकल्प में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का सही शब्द युग्म नहीं है? सम्राट का सम्राज्ञी होता है, क्या होगा? सम्राज्ञी। श्रीमान का श्रीमती, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर मानेंगे। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। दाता का दात्री होता है, भालू का मादा भालू हो जाएगा, पड़ोसी का पड़ोसिन हो जाएगा, लेकिन पुत्र का पुत्र वधु या पतोहू होता है। पुत्री भी कर सकते हैं, लेकिन पुत्रवती नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं उन तत्वों को कारक कहा जाता है। हिंदी में कारकों की कुल भेद 8 माने गए हैं। मूलतः क्रिया से संबंध रखने वाले कारक 6 हैं, लेकिन संबंध और संबोधन का प्रयोग भी हिंदी में कारक के रूप में किया जाता है, इसलिए इन्हें कारक में शामिल कर लिया जाता है। वैसे संस्कृत की अगर अपन बात करें तो संस्कृत में कारक 6 ही माने जाते हैं। कर्ता, कर्मम च, करणम च, संप्रदान तथैव च, अपादाना अधिकरणम इत्येव कारकाणि षट्। लेकिन संबंध और संबोधन इनका कारकों की तरह प्रयोग होने के कारण हिंदी में इन्हें कारक मान लिया जाता है। तो हिंदी में भेद 8 होते हैं। अगला प्रश्न, पुलिस ने चोर को दंड दिया वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। तो दंड देने का काम कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। किसे दिया जा रहा है? चोर को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? दंड दिया जा रहा है। तो दंड आदि के विधान में देना क्रिया होती है, तो कर्म कारक का प्रयोग होता है। तो कर्ता और कर्म कारक यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, सामान्य तौर पर को का प्रयोग कर्म के साथ किया जाता है, लेकिन संप्रदान कारक का प्रयोग भी को के रूप में किया जा सकता है, इसलिए कर्म कारक व संप्रदान कारक के लिए यहाँ पर को का प्रयोग किया जाएगा। निम्न में से किस कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता? अभी मैंने बताया था, कर्ता, कर्मम च, करणम च, संप्रदान तथैव च, अपादाना अधिकरणम इत्येव कारकाणि षट्। संबंध कारक यहाँ अलग आ गया। अगर संबंध की जगह संबोधन आता तो उसका भी संबंध नहीं होता। किस विकल्प में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है? राकेश छत पर टहल रहा है, तो छत अधिकरण हो गया, राकेश कर्ता हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म कारक हो गया। नीता लेखनी से लिखती है, तो लेखनी करण कारक हो गया। और बच्चे सो रहे हैं, यहाँ पर केवल कर्ता कारक है, तो बी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है? सचिन क्रिकेट खेलता है, खेलने का काम सचिन कर रहा है, इसलिए क्रिकेट कर्ता हो गया। राम के द्वारा सांप मारा गया, तो मारना क्रिया का प्रयोग राम के द्वारा किया जा रहा है, ये भी कर्ता हो गया। बच्चा खेलता है,
खेलना क्रिया का प्रयोग बच्चे के लिए किया जा रहा है, इसलिए बच्चा भी क्रिया हो गया। भीम को खीर अच्छी लगती है, तो यहाँ अच्छी लगती किसे है, भीम को लगती है। लेकिन एक विशेष नियम आप ध्यान में रखना, जहां पर अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना ऐसी क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो जिसे अच्छा लगता है या नहीं लगता उसे कर्ता कारक न मान करके संप्रदान कारक मान लिया जाता है, इसलिए बी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप में कौन सा कारक होता है? तो क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो कर्म कारक मानेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में करण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? उसे पत्र द्वारा सूचित कर दो, तो पत्र करण कारक हो गया। पिताजी कार से आए हैं, आने का साधन हो गया, तो कारण कारक हो गया। बच्चा छत से गिर गया, तो छत से अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर अपादान कारक मानेंगे, करण कारक नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में करण कारक का प्रयोग हुआ है? अब आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। जहां पर शरीर के किसी अंग का बोध करवा दिया जाता है तो उस अंग सूचक शब्द में करण कारक मान लिया जाता है। आंखों के द्वारा देखा गया, तो आंख यहां करण कारक हो जाएंगी। सूरदास जन्म से डरता है, वैसे जन्म से अंधा है यहां पर होना चाहिए। सूरदास जन्म से अंधे हैं, डरता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूरदास जन्म से अंधा है या डरता है, तो किसी भी कार्य में अगर समय के प्रारंभिक बिंदु का उल्लेख किया जाता है तो उस समय सूचक शब्द को अपादान कारक मान लिया जाता है। तो यहां जन्म से अंधा करेंगे तो आरंभ की सीमा दे रहा है, इसलिए यहां अपादान कारक मानेंगे। कुत्ते से डरता है, तो कुत्ते से अपादान हो गया। मोहन के द्वारा सांप मारा गया, तो मोहन भी कर्ता कारक हो गया। यहां पर कर्म नहीं है, करण नहीं है, यहां पर करण नहीं है, यहां पर करण नहीं है, करण का प्रयोग केवल ए विकल्प में हुआ है। अगला प्रश्न है, वह पोशाक से सिपाही लगता है। किसी की वेशभूषा, शरीर की आकृति प्रकृति, इनके कारण यदि किसी के कुछ होने न होने का बोध करवाया जाता है तो वहां भी करण कारक माना जाता है। 143 में भी सी विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है? राहुल सो रहा है, नहीं हुआ साहब। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में गए। पिता पुत्र के साथ खेल रहा है। गांव के दोनों ओर नदी बहती है। पिता पुत्र के साथ खेल रहा है, गांव के दोनों ओर नदी बहती है, राहुल सो रहा है। किस विकल्प में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर कर्म कारक अगर देखा जाए तो डी विकल्प में सही होगा। देखो, किसी भी वाक्य में अगर के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो के साथ से ठीक पहले लिखा जो शब्द माना जाता है वो कर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी वाक्य में के कारक चिन्ह के बाद दोनों ओर, चारों ओर ये शब्द लिख दिए जाते हैं तो के कारक से पहले लिखा गया शब्द जो है वो कर्म कारक माना जाता है, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला विकल्प है, निम्न में से किस विकल्प में संप्रदान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उद्देश्य आ गया। राजा याचक को धन देता है। देना क्रिया का प्रयोग जब किसी वाक्य में होता है और देने में दान अथवा प्रसन्नता का बोध होता है तो जिसे दिया जाता है उसे संप्रदान कारक माना जाता है, तो याचक यहाँ संप्रदान कारक हो गया। दुष्ट लोग सज्जनों से द्रोह करते हैं। द्रोह करना, ईर्ष्या करना, ये जो शब्द आते हैं तो जिससे द्रोह किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है, उसे संप्रदान कारक माना जाता है। तो यहाँ उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? इसी प्रकार जब किसी का संबोधन करते हैं, गुरुजी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, ऐसे जो शब्द आते हैं वहां पर ही वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो जिसे प्रणाम किया जाता है वो संप्रदान कारक होता है। लेकिन अगर वाक्य आ गया कि गुरुजी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं, पंडित जी को धोख देता हूं, ठीक है, तो क्रिया अगर लिख दी जाती है तो फिर यहां कर्म कारक मान लिया जाएगा। लेकिन अभी इस कंडीशन में ये संप्रदान कारक रहेगा। मोहन सोहन से ईर्ष्या करता है, तो अभी बताया कि ईर्ष्या जिससे की जाती है वो क्या हो जाएगा?
संप्रदान कारक। गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, अच्छा लगना और नहीं लगना क्रिया का प्रयोग जहां होता है वहां जिसे अच्छा लगता है उसे संप्रदान कारक माना जाता है। तो सभी विकल्प में संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बच्चे कुत्ते से डरते हैं, तो डरना क्रिया का प्रयोग जिससे डरा जाता है उसे संप्रदान अपादान कारक कहते हैं। मैं जयपुर से आया हूं, अलग रहने का बोध हो गया। भगवान हमें विपत्तियों से बचाते हैं, रक्षा करना, बचाना, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग होता है तो जिससे रक्षा की जाती है उसे भी अपादान कारक माना जाता है। वह दिनेश से स्नेह करता है, तो स्नेह करना, ईर्ष्या करना संप्रदान कारक में आते हैं, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। सुरेश से चला नहीं जाता, करण कारक, तो सुरेश तो कर्ता कारक हो गया यहाँ पे। मुकेश जन्म से बहरा है, तो जन्म से बहरा है यहाँ समय के आरंभिक बिंदु को कहा गया है तो अपादान कारक सही है, यहां पर कर्ता कारक होगा। ठीक है। राहुल सुबह से खेत जोत रहा है, संप्रदान कारक नहीं होकर अपादान, क्योंकि यहां भी समय का प्रारंभिक बिंदु ही दिया गया है। राम श्याम से चतुर है, तो यहां पर दो वस्तुओं में तुलना की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है उसे अपादान कारक माना जाता है। यहां करण कारक लिख दिया तो इसमें भी अपादान होना चाहिए था, इसमें भी अपादान होना चाहिए था, इसमें भी अपादान होना चाहिए था और इसमें कर्ता होना चाहिए था। तो कर्ता की जगह करण लिख दिया इसलिए नहीं होगा, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ अपादान की जगह अपादान है इसलिए बी विकल्प सही उत्तर होगा। यहाँ अपादान की जगह संप्रदान लिख दिया, यहाँ अपादान की जगह करण कारक लिख दिया, इसलिए ये दोनों विकल्प भी अशुद्ध माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार किस कारक को कहा जाता है? तो क्रिया का आधार हमेशा अधिकरण कारक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। संबोधन कारक केवल संज्ञा शब्दों पर लागू होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। दो पदार्थों में तुलना होने पर अपादान कारक माना जाता है, यह भी सत्य कथन है। प्रधान कर्म कारक शब्द प्रायः सजीव होते हैं, तो प्रधान कर्म कारक सदैव निर्जीव होते हैं। और कर्ता कारक का प्रयोग केवल प्रसर्ग के साथ होता है, यहां पर केवल प्रसर्ग के साथ, बिना प्रसर्ग के भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर ये असत्य कथन पूछा है तो सी और डी ये दोनों विकल्प यहां असत्य कथन माने जाएंगे। कारकों के जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके प्रत्येक विकल्प से प्रत्येक कारक की विशेषता का मैंने आपके सामने उल्लेख किया है। इन विशेषताओं को सभी को ध्यान रखना, मोस्टली आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को जांचने के लिए ये सारे प्रश्न प्रत्येक विशेष नियम से बना करके आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी भी इससे बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।